आत्मनिर्भर राष्ट्र के समग्र शिल्पन के लिए प्रतिबद्ध परम चेतना के अभिव्यक्त रूप परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं और शिक्षा की अभिनव क्रांति के लिए उनकी अपरिमित संकल्प शक्ति को नमन करता हूं। परम पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में लाखों मातृशक्ति के मानस में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की ज्योति प्रज्वलित करने वाली परम पूज्य साध्वी डॉक्टर देवप्रिया दीदी को भी शत नमन करता हूं और उनके मिशन में सहयोगी पूज्य साध्वी देवादिति जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी, पूज्य साध्वी देवगरिमा जी और ब्रह्मचारिणी अर्पिता जी को भी प्रणाम करता हूँ। आप जो लोग इतने दूर से चलकर पूज्य दीदी के नेतृत्व में पूज्य स्वामी जी के संकल्प को साकार रूप देने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप सभी दिव्य आत्माओं को भी प्रणाम करता हूँ हृदय के अभ्यंतर से। जैसा भी दीदी कह रही थी कि आप सभी लोग जो पुराने जुड़े हुए हैं मातृशक्तियों ने पता है कि योग आयुर्वेद स्वदेशी के आंदोलन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के बाद स्वामी जी के संकल्प में ये आया कि किसी भी परिवर्तन के लिए अगर अस्थायी परिवर्तन करना है, समग्र रूपांतरण करना है, तो हमें शिशु के मानस को अच्छे ढंग से गढ़ना होगा, क्योंकि विचार ही है जो हमसे सारी गतिविधियां कराता है। जैसा विचार होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व होगा। तो पूज्य स्वामी जी ने इसीलिए शिक्षा के भारतीकरण का जो संकल्प लिया, एक 15 वर्षों से निरंतर वो इसके लिए विभिन्न स्तरों पर स्वर उठाते रहे, लेकिन सौभाग्य की बात है कि 2019 में भारत सरकार ने पूज्य स्वामी जी के संकल्प को भारतीय शिक्षा बोर्ड के रूप में एक आकार प्रदान किया, वैधानिक स्वरूप प्रदान किया। बहुत संक्षेप में, चूंकि आप जैसा दीदी बता रही थी कि बहुत सारे लोग नए हैं, तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा इसकी वैधानिकता बताना चाहेंगे कि बोर्ड बना कैसे। ये बोर्ड बनाने के लिए भारत सरकार ने एक मॉडल बायलॉज बनाया, वैधानिक रूप से एक स्वरूप बनाया, उपनियम, और उसमें उसका उद्देश्य रखा कि भारतीय ज्ञान परंपरा समन्वित आधुनिक शिक्षा, एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम ब्लेंडेड मॉडर्न एजुकेशन, जो भारतीय ज्ञान परंपरा समन्वित आधुनिक शिक्षा, इसका ऑब्जेक्टिव लिखा गया मॉडल बायलॉज पे। और उसका एक जो स्वरूप रखा गया कि बोर्ड में 18 सदस्य होंगे, जिसमें 7 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित होंगे। ये बात आपको जानने के लिए इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि ये तो इस बोर्ड की वैधानिकता क्या है, इसकी प्रामाणिकता क्या है। तो उसके लिए आपको एक बहुत ही प्रबल तर्क मिलेगा आपको कि जो 7 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित हैं बोर्ड में, उसमें चेयरमैन सीबीएसई भी है, डायरेक्टर एनसीईआरटी भी है और 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति
तो इससे आपको ये बताने में आसानी होगी किसी को कि ये बोर्ड पूज्य स्वामी जी के प्रयास से भारत सरकार ने बनाया है और पतंजलि योग पीठ को एक पूरी वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में पतंजलि योग पीठ को दायित्व सौंपा है। ऐसा भी नहीं है कोई एक नोटिफिकेशन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि ये पतंजलि योग पीठ देखेगी, क्योंकि ऐसा करने पर कभी भी किसी स्तर पर वैधानिकता का प्रश्न उठ सकता था। इसलिए भारत सरकार ने मॉडल बाइलॉज के आधार पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ईओआई कहते हैं, जैसे टेंडर होता है ना, ईओआई उन्होंने फ्लोट किया भारत सरकार ने कि अगर किसी संस्था की रुचि हो कि जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है, कि जो लोग संचालित करने में रुचि रखते हो वो अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। तो प्रस्ताव कई लोगों ने रखा भारत सरकार के समक्ष, लेकिन भारत सरकार ने जो एक मानक रखे थे कि उसी संस्था को हम स्पॉन्सरिंग बॉडी बनाएंगे जिसका कई वर्षों से भारतीय संस्कृति के प्रसार में प्रामाणिक भूमिका रही हो, सिर्फ बातों से नहीं, क्रियान्वित करने में एक प्रामाणिक रूप से भूमिका जिसकी रही हो, पहली शर्त थी। दूसरा कि वित्तीय स्थिति ऐसी हो कि वह संस्था इस बोर्ड को बिना किसी लाभ के भारत की शैक्षणिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर सके। तो उस संदर्भों में पूज्य स्वामी जी ने जो प्रस्ताव दिया, पतंजलि योग पीठ का जो प्रस्ताव था, स्वामी जी के योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के सफल आंदोलन को देखते हुए और पूज्य स्वामी जी की भारतीय संस्कृति में निष्ठा को देखते हुए और वित्तीय स्थिति में भी बिना लाभ के व्यय करने के संकल्प को देखते हुए भारत सरकार ने पतंजलि योग पीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में नियत किया। तो इसलिए कोई ये ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने एक पंक्ति में कोई आदेश कर दिया हो कि पतंजलि योग पीठ करेगा। ये पूरी वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ये बोर्ड बना है और पतंजलि योग पीठ को संचालन का दायित्व दिया गया है। अब एक सवाल उठता है कि जो बोर्ड है, भारत में बहुत सारे बोर्ड हैं, राज्यों के बोर्ड हैं, आप लोग जिन जिन प्रांतों के उन प्रांतों में भी एक राज्य बोर्ड है, माध्यमिक बोर्ड है, सीबीएसई भी है, एनआईओएस भी है। तो इन समस्त बोर्ड के बीच में एक टेक्निकल तकनीकी शब्द होता है समकक्षता, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस होना जरूरी होता है, इसलिए कि जैसे मान लीजिए आपका बच्चा किसी एक बोर्ड में पढ़ रहा हो और किसी कारण से दूसरे बोर्ड के विद्यालय में पढ़ने जाए तो उसे किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या न हो, इसको कहते हैं इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन। तो इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन के लिए भी जरूरी है कि इक्विवेलेंस हो, समकक्षता हो। पहली बार स्वामी जी के प्रयास से भारत सरकार ने एआईयू को, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को, जो ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है भारत सरकार की, उसको भारत सरकार ने अधिकार दिया नोटिफिकेशन करके कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड को बाकी सभी बोर्ड के समकक्ष घोषित करने के लिए अधिकृत है। और उसके लिए भारत सरकार ने कुछ मानक भी तय किए कि एनसीएफ फॉलो करना होगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉलो करना होगा, एनसीटी फॉलो करना होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन फॉलो करना होगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट को भी फॉलो करना होगा,
मतलब यह है कि भारत सरकार की जितनी वैधानिक प्रामाणिक आवश्यकताएं हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड उसको पूर्णतः पालन करेगा। और उस दृष्टि को देखते हुए ही एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत के सभी केंद्रीय बोर्ड और सभी राज्य के बोर्डों के समकक्ष घोषित कर दिया 3 अगस्त 2022 को। और हमारे मॉडल बायलॉज में एक भारत सरकार ने यह भी प्रोविजन किया था कि अगर कोई भी विद्यालय से जुड़ना चाहता है तो राज्य सरकारों की एनओसी जरूरत होती है किसी भी विद्यालय के लिए। और जैसे सबसे कठिन प्रक्रिया जो है, जो मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र के लोग भी बैठे हैं, बहनें हमारी, सबसे कठिन प्रक्रिया महाराष्ट्र की है। वो 3-3 बार स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है विद्यालय में। दूसरे प्रांतों में नहीं है ऐसा, हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं है इस तरह का। हमारे यहाँ तो डेलीगेटेड है यूपी में, कमिश्नर को गवर्नमेंट तक भी नहीं जाती फाइल। कमिश्नर जो मंडल स्तर का है उसी को अधिकार दे दिया राज्य सरकार ने कि वो एनओसी दे देंगे, और एक बार एनओसी हो जाती है। महाराष्ट्र में मैं अध्ययन करने गया था, गवर्नमेंट में कई बार गया सचिवालय में, तो पता चला कि 3-3 बार पहले विद्यालय प्रारंभ करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति, फिर भवन बन जाने के बाद फिर अनुमति, इसके बाद बोर्ड से जाने के लिए फिर एनओसी। तो भारत सरकार ने हमारे मॉडल बायलॉज में ये लिखा है कि अगर कोई विद्यालय हमसे जुड़ना चाहता है और हमारी जो एप्लीकेशन देगा बोर्ड को, उसकी एक प्रति संबंधित प्रांत के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को दे देता है प्रति, और 30 दिन के अंदर अगर कोई आपत्ति नहीं करती है शिक्षा विभाग उस प्रांत का, तो हम उस विद्यालय को एफिलिएशन दे सकते हैं। ये विशिष्ट प्रावधान हमारे मॉडल बायलॉज में भारत सरकार ने किया है। लेकिन फिर भी एक सहूलियत हो, सुविधा हो, इसके लिए हमने हर प्रांतों से भी अलग अलग भी सर्कुलर जारी कराए। तो महाराष्ट्र से भी जारी है, गोवा में भी जारी है, अभी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में नहीं किया, लेकिन हमारे मॉडल बायलॉज के अनुसार हम चला सकते हैं उसको। गुजरात का भी जारी है, प्रदेश का गुजरात गवर्नमेंट ने भी जारी कर दिया है। तो मेरे ख्याल से गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल के लोग हैं यहाँ पर, कि और किसी प्रांत के हैं? गोवा, अच्छा उत्तर प्रदेश के भी हैं, तो उत्तर प्रदेश से भी निर्गत है। अच्छा, तो ये एक वैधानिक स्थिति बताया आपको कि यह भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, पतंजलि योगपीठ स्पॉन्सरिंग बॉडी है, फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली इंडिपेंडेंट बोर्ड है, प्रशासनिक रूप से भी, वित्तीय रूप से भी, और विजन स्वामी जी का है उसमें, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि स्वामी जी भी प्रारंभ से कहते थे कि भारतीय शिक्षा भारत में भारतीय होनी चाहिए। तो भारत की ज्ञान परंपरा आवश्यक है, जो आप लोग संस्कार कहते हो, तो भारत की ज्ञान संस्कार तो हर देश में होता है, अपने अपने हिसाब से संस्कार की परिभाषा है लोगों की। लेकिन हमारे देश का संस्कार तो हमारी संस्कृति के गर्भ से होना चाहिए। लेकिन 1835 के एजुकेशन एक्ट में मैकाले ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक साजिश रची मिल करके कि भारत के लोगों को कैसे वैचारिक रूप से हीन भावना अपनी संस्कृति के बारे में डाल दी जाए। और वो 1835 के बाद से लगातार 1947 तक तो चला ही, लेकिन 1947 के बाद भी, देश स्वतंत्र होने के बाद भी, हमारे पूरे मानस में भारत के जो विद्वान थे
अधिकांश लोग उसी शिक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाते रहे। सभी लोग आलोचना करते थे मैकाले की, लेकिन उस पद्धति से निजात पाने के लिए, बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं कोई कर रहा था। पूज्य स्वामी जी ने पहली बार इसका 21वीं सदी में प्रयास किया, और उस कालखंड में भी अगर आप देखोगे 1835 के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, अरविंदो, ये सारे लोग ये प्रयास करते रहे कि भारत में भारतीय शिक्षा हो, लेकिन सारे प्रयासों के बावजूद कोई संस्थागत स्वरूप नहीं आ पाया। लेकिन यह जो ईश्वर का विधान होता है ना, तो परम पूज्य स्वामी जी को ही शायद ईश्वर ने चुना होगा कि उन्हीं के माध्यम से ही ये मैकाले की शिक्षा पद्धति का विनाश होगा, उसकी अंत्येष्टि होगी पूज्य स्वामी जी के ही विजन से। ये नियति का एक होगा विधान। तो कानूनी स्थिति के बारे में किसी को कोई अस्पष्टता हो, कानूनी स्थिति क्लियर स्पष्ट हो गई कि ये भारत सरकार का बोर्ड है। पतंजलि योग पीठ को भारत सरकार ने चयन करके स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में रखा है। और अगर किसी कोई कहे कि भाई कैसे हम मानेंगे कि भारत सरकार का बोर्ड है, तो आप डिपार्टमेंट, एक चीज नोट कर लीजिए इसको, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी भारत सरकार का, उसकी वेबसाइट पर आप देखेंगे आप लोग, तो देखिएगा तो उसमें सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम भी भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड के रूप में है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर कोई कहता है ना कि हाउ कैन वी बिलीव इन योर वर्जन कि ये भारत सरकार का बोर्ड है, तो आप कहिए कि भारत से हमारी बात का विश्वास ना करो तो भारत सरकार की वेबसाइट देख लो। उसकी वेबसाइट में लिखा हुआ है कि सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सीबीएसई के समानांतर बोर्ड है। हमारे मॉडल बाइलॉज में भी लिखा हुआ है कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की तरह ही संचालित एक अलग बोर्ड होगा, उसमें लिखा है मॉडल बाइलॉज में। और एआईयू ने जो नोटिफिकेशन किया इक्विवेलेंस का, तो सिर्फ सभी बोर्डों के समकक्ष ही नहीं किया है, बल्कि ये भी लिखा है जो 3 अगस्त 2022 का पत्र है, कि उसमें लिखा हुआ है कि यह बोर्ड की जो भी सर्टिफिकेट होगा वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, संस्थाओं के लिए भी प्रवेश के लिए अर्हता होगी, एलिजिबिलिटी होगी। उसमें ये भी लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने के लिए भी सर्टिफिकेट उतना ही मान्य हुआ जितना सीबीएसई। फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशंस के लिए भी मान्य होगा। ये सारे स्पष्ट लिखा हुआ है ताकि किसी के मन में ये भावना आए कि ऐसा तो नहीं कि इस बोर्ड से हम पढ़ाएंगे तो बच्चा हमारा फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा पाएगा कि नहीं, अच्छे विश्वविद्यालयों के योग्य होगा कि नहीं। तो वैधानिक रूप से स्पष्ट है। अब आता है कंटेंट पर। बहुत सारे लोग ये आपसे सवाल पूछेंगे कि ये भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या मतलब है? तो इसमें 3 शब्द है ना, भारतीय, ज्ञान और परंपरा। तो भारतीय का क्या अर्थ है? भारतीय का अर्थ है कि पूरे भारत के आदिकाल से लेकर चले आ रही जो भी नॉलेज क्रिएशन है, ज्ञान संपदा जो सृजित हुई है, वो समवेत रूप से भारत की ज्ञान परंपरा है, खंड खंड में नहीं। अगर इसको हम क्लासिफाई करें, वर्गीकरण करें, तो मिलेगा आपको एक तो
वैदिक कार्पस, जो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदों पर आधारित षड्दर्शन, ये आपको वैदिक कार्पस जिसको कहते हैं, एक ये ज्ञान परंपरा है। दूसरा है कि अन्य जो धार्मिक परंपराएं हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, अलवार, नयनार, लिंगायत, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति काल, जितने भी हैं, ये लिटरेरी सोर्स और नॉन लिटरेरी सोर्स, कुछ तो साहित्य में मिलता है और कुछ परंपराओं के माध्यम से चलता है। ये पूरा ही भारत की ज्ञान परंपरा है। आदिवासी क्षेत्रों में जो लोक कथाएं हैं, लोक परंपराएं हैं, वो भी भारत की ज्ञान परंपरा है। क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा को हमें समवेत रूप से देखना है। अगर भारत बोध की बात करेंगे तो संपूर्ण भारत को देखना है, खंड खंड में नहीं। और दक्षिण भारत के लोग को अक्सर ये पीड़ा होती है कि सीबीएसई की जो किताबें होती हैं, अगर आप देखोगे सेंट्रल बोर्ड के नाम पर, तो उसमें ज्यादातर दिल्ली केंद्रित और उत्तर भारत केंद्रित ही ज्यादातर कंटेंट रहता है। आप इतिहास की किताब उठा के देखिए तो दिल्ली में जो राज किया है उसी के पर उसको ज्यादा स्थान मिला है इतिहास की किताबों में। विजयनगर साम्राज्य को बहुत ही एक दो पैराग्राफ में निपटा दिया गया। आप लोग महाराष्ट्र के हैं, अगर सातवाहन को मौर्य काल के समय में महाराष्ट्र में सातवाहन थे, लेकिन सातवाहन को भी एक दो पैराग्राफ में निपटा दिया जाता है। आदिवासियों का इतिहास कहीं भी उल्लिखित ही नहीं होता। थोड़ी बहुत परंपरा शुरू हुई तो वीर बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा करके और शांत हो जाते हैं एक रिचुअल के रूप में। तो भारत की ज्ञान परंपरा का मतलब है, भारतीय का मतलब है संपूर्ण भारत, बल्कि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी, जो भले अलग देश हो गए हैं, लेकिन ये हमारी जो भारतीय शब्द था, ये उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र और भारत के क्षेत्र की संस्कृति समवेत रूप से आगे बढ़ी थी। ये बात और है कि वहां पर इस्लाम का प्रभाव ज्यादा हो गया, लेकिन जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासतें हैं उसमें वो क्षेत्र भी आच्छादित है। और भारत की ज्ञान परंपरा को सबसे अधिक सुरक्षित, संरक्षित, परिमार्जित किसने किया? दो भूमिकाएं रही। समय समय पर भारत मां के गर्भ से कोई न कोई महापुरुष का ऐसा उद्भव होता रहा कि जो भारत की सांस्कृतिक विरासतों को युगानुरूप परिमार्जित करते हुए आगे बढ़ाते रहे। और दूसरा सबसे अधिक किसकी भूमिका रही? आप लोगों की, आप लोगों की, माताओं की। अगर भारत की संस्कृति और परंपरा को सदियों तक संरक्षित हो पाई तो उसमें सबसे बड़ा योगदान माताओं का है। ये मैं कोई आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये प्रामाणिक तथ्य हैं। अभी दीदी बात कर रही थी ना ऑटोफैजी की। उपवास जो होता है एकादशी की का, तो माताएं बहनें करती रही हैं एकादशी व्रत, और पुरुष सारा धार्मिक काम मातृशक्ति पे छोड़ देता था कि तुम कर लो जितना धर्म कर्म का काम है। जबकि ये परंपरा जो थी, जैसे निर्जला व्रत भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन पुरुष नहीं रहता। जबकि हमारी ज्ञान परंपरा ये थी कि कम से कम महीने में 2 दिन जलोपवास या निर्जला व्रत रहना चाहिए। ये हमारी परंपरा थी और ये वैज्ञानिक परंपरा थी।
जिसको कि अभी 2016 में योशिनोरो ओसमी, जो जापान का वैज्ञानिक है, मेडिकल साइंटिस्ट, उसी शोध पर कि महीने में 2 दिन जलोपवास या निर्जला व्रत रहने से शरीर के सेल जो पार्सली डैमेज होते हैं, तो स्वस्थ सेल का स्वस्थ हिस्सा पार्सली खराब विकृत को खा जाता है, जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। तो ये प्रोसेस कितना वैज्ञानिक था हमारा। और वो बात और है कि जो दीदी कह रही थी कि अब तो कुट्टू और पता नहीं क्या क्या खाने लगते हैं लोग, आलू भी तल लेंगे, और मतलब व्रत का सारा उद्देश्य ही विफल हो जाता है। अब तो हल्दीराम का और बीकानेर का थाली भी आती है, बल्कि मुझे लगता है कि सामान्य दिनों से जितना खाते हैं उससे कई गुना व्रत में खा लेते हैं। और वैष्णव व्रत तो और भी बड़े रुचिकर होते हैं, जबकि व्रत का उद्देश्य जलोपवास या निर्जला है। वैज्ञानिक यही है, और चरक संहिता में भी लिखा हुआ है। तो हम कितने वैज्ञानिक थे, लेकिन ये परंपराएं फिर भी मातृशक्ति ही निर्वहन करती रही है। आप देखिए ना, आपको भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं अगर हम, तो एक हमने जो बताया कि पूरा भारत, और ज्ञान परंपरा में जो दीदी कह रही थी वैदिक परंपराएं, उसके षड्दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और जितने भी भारत के भक्ति काल, मध्यकाल का, ये सारे के सारे आप देखिए ना, कबीर के दोहों में आपको वेदांत का दर्शन मिल जाता है। व्याख्या नहीं है वेदांत की, लेकिन उनके दोहों में आपको दोहे पढ़िए, आपको वेदांत का की फिलॉसफी आप आसानी से समझ सकते हैं।